जो जो भी पॉइंट्स लास्ट में करे थे ना, उसमें एक बार क्या करो, आप लोग ध्यान से देख लो। आजा बेटू जल्दी से आजा। ट्रांसिएंट करंट वाला पॉइंट क्या था, फिर उसके बाद वहां पर चेक कर लो कि अगर आपने कौन सी वोल्टेज दी थी, डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज में थे आपके पास दो केसेस बेटू। एक होता था एट एन इंस्टेंट, और एक होता था आफ्टर सम टाइम। इसको चेक कर लो। फिर इसके बाद आप लोग देख लो वहां पर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। इसमें दोनों फॉर्मूलेस कि अगर आप लिखते हो आई एवरेज, आपने लिखा पॉजिटिव हाफ, कितना बना बेटू, 2I0/पाई, 2I0/पाई। और अगर लिखा बेटू नेगेटिव हाफ, इट इज माइनस ऑफ 2I0/पाई। ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने करा यहां पर ई एवरेज में, यहां पर भी आपके पास पॉजिटिव हाफ, और पॉजिटिव हाफ में कितना लिखा, ई एवरेज इज पॉजिटिव ऑफ 2E0/पाई, और नेगेटिव हाफ में कितना लिखा बेटू, ई एवरेज इज नेगेटिव ऑफ 2E0/पाई। और कंप्लीट साइकिल पे दोनों वैल्यूज कितनी हो जाती थी, 0। ठीक। और फिर एक पॉइंट आप लोगों ने करा बेटू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। इसी के दो नाम और थे, आप इसे कह सकते थे इफेक्टिव वैल्यू, और या फिर इसे कह सकते थे वर्चुअल वैल्यू। दोनों चीजें सेम चलेंगी। ठीक है। अगर आप लिखते हैं बेटू IRMS, तो हमने फॉर्मूला डिराइव करा था I0/√2, और सिमिलर वे में ERMS कितना होगा, E0/√2। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं बेटा सारे के सारे जो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में कवर अप किए। ये सब क्लियर है सबको, पक्का। अब देखो कोशिश किया करो जो चीजें जब जब हो रही है उनको साथ साथ रिवाइज करो। अब आज के टॉपिक्स में देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे बेटू। तो सबसे पहला कंसेप्ट इज योर एसी सर्किट containing AC circuit containing a pure resistor। हम लोगों को यह देखना है कि अगर हम लोगों ने ठीक एक सिर्फ रेजिस्टर लिया है, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस होगा सर्किट में और कुछ नहीं, और वहां हमने एसी वोल्टेज दे दी, तो वहां क्या क्या चीजें होंगी। ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा बेटू, ये एक रेजिस्टेंस, और इसके अगेंस्ट आप लोगों ने यहां पर एसी वोल्टेज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज दी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज सोचिए, जैसे ही आप अपने रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एसी वोल्टेज दे देते हो, तो इस एसी वोल्टेज की वजह से आपके सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट का ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है कि यहां कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है। चाहे वो आपका रेजिस्टिव सर्किट हो, चाहे आपका कैपेसिटिव सर्किट हो, चाहे आपका इंडक्टिव सर्किट हो, तीनों तरह के सर्किट में सबसे पहले आपको क्या देखना है, वहां पे इक्वेशन ऑफ करंट। तो बाबू यहां ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ करंट, करंट flowing through the resistor। ठीक। तो जब रेजिस्टर के थ्रू करंट जाएगा बेटू तो कितना होगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसको ध्यान रखना है।
कि भाई अगर आपने रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एसी वोल्टेज दी, एसी वोल्टेज कितनी दी बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब उस वोल्टेज की वजह से वहां करंट कितना फ्लो करेगा, इट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब दूसरी चीज, सेकेंड पॉइंट जो हमें यहां पढ़ना है, समझना है, दिस इज द फेस रिलेशन। फेस रिलेशन बोले तो हमें देखना है बेटू फेस डिफरेंस। ठीक। अब इसे समझने के लिए पहले आप लोग ये चीज सीखो कि व्हाट डू यू मीन बाय द फेस। अगर हम बात कर रहे हैं फेस की, हमने यहां पर क्या लिखा, फेस रिलेशन, हमने क्या लिखा, फेस डिफरेंस। तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई ये फेस जो है वो क्या चीज होती है। ठीक। क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, और इसी का एक नाम और होता है बेटू, वी कॉल इट एज द ट्रेवलिंग वेव। या तो प्लेन प्रोग्रेसिव कहिए और या फिर क्या कहिए, ट्रेवलिंग। एंड व्हाट इज द इक्वेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, ये जो साइन फंक्शन है ये तो हमारा हार्मोनिक फंक्शन हो गया। ठीक है। अब याद रखना, हार्मोनिक फंक्शन के बाद, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन के बाद ये जो भी हिस्सा है, ठीक, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज व्हाट, फेस। इस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं, फेस। और फेस का मतलब क्या है, वो हिस्सा जो कि हमें वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देगा। वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, वो हमें बता देगा कि वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हमें बता देगा कि वेव की वेवलेंथ कितनी है, वो हमें यह भी बताएगा कि हमारी वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो वेव का वो हिस्सा जो हमें क्या बात बताएगा, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव, और दूसरा कि वेव की प्रोपेगेशन क्या है, वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो उस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं, फेस कहते हैं। ध्यान रहेगा। अब हमें देखना है फेस रिलेशन। अब बड़े प्यार से और ध्यान से देखो आप लोग, यहां पर आपका हार्मोनिक फंक्शन कौन है, साइन, और आपका फेस कितना है, ओमेगा टी। अगेन यहां करंट में देखो, आपका हार्मोनिक फंक्शन कौन है, साइन, और आपका फेस कितना है। समझ आई बात, क्या यहां कोई डिफरेंस है, मिला आंसर या नहीं मिला। तो इसका मतलब यहां पर फेज डिफरेंस इज हाउ मच, 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री होने का मतलब हुआ कि करंट एंड ईएमएफ आर इन द सेम फेज। दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। सेम फेज में रहने का मतलब क्या हुआ, जब तुम्हारा ईएमएफ 0 है तो तुम्हारा करंट भी 0 होगा, जब तुम्हारा ईएमएफ मैक्सिमम है तो तुम्हारा करंट भी मैक्सिमम होगा, जब तुम्हारा ईएमएफ मैक्सिमम है अपोजिट डायरेक्शन में तो तुम्हारा करंट भी मैक्सिमम होगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये हुआ दोनों जो है वो बिल्कुल साथ साथ ट्रेवल करेंगे। आई बात समझ, ठीक। तो दो चीजें क्लियर हुई। सबसे पहला पॉइंट कि भाई इक्वेशन ऑफ करंट क्या होती है, ठीक, और दूसरा पॉइंट उनमें फेस रिलेशन क्या है, किसमें, करंट में और ईएमएफ में। समझ आई बात। अगला पॉइंट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बनानी है वेवफॉर्म और हमें बनाना है फेजर डायग्राम। दोनों ही चीजें बेटा अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब पहले वेवफॉर्म को समझो। वेवफॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे बेटू, पहले तो आपने दो एम्पलीट्यूड ले लेने हैं। एक एम्पलीट्यूड हमने ये रख दिया और दूसरा एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा कर दो,
पार्टीशन बना देने यहां पे इस तरीके से 0, 180, 360, 90 एंड 270 ये कर देना है, ठीक है। और अगर आप टाइम की टर्म्स में देखते हैं बेटू, दिस इज गोइंग टू बी 0, यहां पर इज गोइंग टू बी t/2 और यहां पर कितना हो जाएगा t, ठीक। अगर आप यहां देखते हैं तो कितना होगा t/4 और अगर आप यहां देखते हैं तो कितना होगा 3t/4, इस तरीके से ध्यान रहेगा। अब बहुत ही मजेदार पॉइंट है, ध्यान से समझना। अगर हम लोग अपने हाउस होल्ड सर्किट की बात करें, ठीक है, अभी जैसे अपन लोग इस रूम में बैठे हैं, तो इस रूम के अंदर हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अपना बोर्ड चल रहा है, अपना डेस्कटॉप सिस्टम चल रहा है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी चल रहे हैं इस रूम के अंदर राइट नाउ, इनके पास कैसी वोल्टेज जा रही है, एसी वोल्टेज। किस तरह की वोल्टेज है, एसी वोल्टेज। और वो एसी वोल्टेज कितनी जा रही है, लगभग कितनी 230 वोल्ट। डन। अगर मैं बात करता हूं करंट की, तो करंट दो चीजों, दो अलग अलग पॉइंट्स पर है। अगर मैं बात करता हूं फैन की, अगर मैं बात करता हूं ट्यूबलाइट की, तो इसके पास जो करंट जा रहा है वो जा रहा है मैक्सिमम 5 to 6 एम्पियर, ठीक है। कितना जा रहा है, 5 से 6 एम्पियर। बट अगर मैं बात करता हूं थोड़ी ज्यादा पावर वाली चीजों की, जैसे कि हम बात करें अपने डिजिटल बोर्ड की, या फिर हम बात करें अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम की, तो इनके पास 5 से 6 एम्पियर नहीं, इनके पास जो करंट जा रहा है वो जा रहा है बेटा 15 से 16 एम्पियर, वो ये चीज है। तो चलो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हाउस होल्ड सर्किट में जो करंट है वो कितना 16 और जो वोल्टेज है वो कितनी 230। अगर आप गौर से देखें तो दोनों में से किसकी रीडिंग ज्यादा बड़ी है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वोल्टेज का और करंट का कम। इस वजह से आपको यहां पर क्या करना है, दो एम्पलीट्यूड, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। छोटे वाला एम्पलीट्यूड किसका होगा, करंट का, और बड़े वाला किसका होगा, वोल्टेज का। क्यों होगा ऐसा, समझ आएगा, क्लियर है या नहीं, ठीक। सो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहां पे E0 और छोटे वाला कौन होगा I0। ये कर दिया आप लोगों ने, यहां तक कोई समस्या, पक्का। अब देखिए आप लोग चेक करो ईएमएफ का इक्वेशन बहुत आराम से। अगर बेटू आप लोगों ने अपनी ईएमएफ की इक्वेशन को चेक किया तो आपका जो ईएमएफ का इक्वेशन है वो कौन से फंक्शन को फॉलो कर रहा है, साइन। किसको फॉलो कर रहा है, साइन। इसका मतलब ईएमएफ के लिए हम कौन सा कर्व बना देंगे, ईएमएफ के लिए हमने कौन सा कर्व बना दिया बेटू, साइन कर्व बना दिया। आई बात समझ। नाउ चेक इट आउट द करंट। अब आप करंट को देखो गौर से, अगर आप ध्यान से देखते हैं बेटू, ध्यान से देखिए करंट किसे फॉलो कर रहा है, साइन फंक्शन को। इसका मतलब करंट के लिए भी हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, साइन वेव वाला बनाएंगे। परंतु ईएमएफ के लिए एम्पलीट्यूड बड़ा और करंट के लिए एम्पलीट्यूड छोटा, तो मैंने फिर से बनाया साइन कर्व, पर अब की बार जो एम्पलीट्यूड है उसे क्या रखूंगा, छोटा रखूंगा बेटू, इस तरीके से। आई बात समझ, क्लियर हुआ। तो अभी हम लोगों ने जो यहां पर करा, जो बड़े वाला ग्राफ, जो बड़े वाला साइन कर्व है वो किसके लिए हो गया बेटा, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और जो छोटे वाला साइन कर्व है वो किसका हो गया, करंट, दैट इज I0 साइन ओमेगा टी। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि अगर दोनों सेम फेस में है तो सेम फेस में होने का, उधर डोर क्लोज कर लेता, सेम फेस में होने का मतलब क्या बना, अगर ईएमएफ जीरो तो करंट भी जीरो। चेक इट आउट, अगर ईएमएफ जीरो, अगर ईएमएफ जीरो तो करंट भी जीरो। अगर तुम्हारा ईएमएफ मैक्सिमम, ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम। ईएमएफ फिर से जीरो तो करंट भी कितना हो गया, जीरो।
ईएमएफ मैक्सिमम इन अपोजिट, मैक्सिमम इन अपोजिट तो करंट भी मैक्सिमम इन अपोजिट। ये ईएमएफ जीरो तो करंट भी कितना। सो दिस इज हाउ वी कैन से कि दोनों कैसे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है। ऐसे करना है। आई बात समझ। ओवरऑल हम लोगों को इस सर्किट में चार चीजें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस के थ्रू हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी वोल्टेज दी, ठीक है, तो करंट कितना होगा, तो वो हमने ध्यान रखना है कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरी चीज हमें यह देखना है कि करंट और वोल्टेज में फेज रिलेशन क्या होगा, तो हमने उसे समझा और देखा कि फेज डिफरेंस कितना जा रहा है, जीरो। फिर इसे पता करने के बाद तीसरी चीज हमें क्या बनाना है, उनका वेवफॉर्म एंड फेजर। वेवफॉर्म हो गया, अब बारी आती है किसकी, फेजर डायग्राम की। इसको भी ध्यान से समझेंगे बेटू। यहां रहेगा फेज एंड अलोंग दिस एक्सिस वी विल हैव द एम्पलीट्यूड, ठीक है। और दूसरी चीज फेजर डायग्राम का एक नाम और होता है बेटा, इसे कई बार रोटेटिंग वेक्टर भी कहा जाता है। अभी देखेंगे क्यों और कैसे, ठीक। सो फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं हमारे फेजर डायग्राम की, तो ध्यान से आपने इस सर्किट में पहले क्या दिया, वोल्टेज या करंट, वोल्टेज। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कौन रहेगा, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। तो आपने क्या करा, पहले ईएमएफ के लिए बना दिया, ये हमने ईएमएफ के लिए बनाया। और कितना फेज, कितना फेज है, देखो ध्यान से, ईएमएफ की इक्वेशन में व्हाट इज द फेज, ओमेगा टी। आपने एज इट इज लिख दिया वहां पर, ठीक है। और ये आपने यहां से ऐसे ज्वाइन करा, तो ये पॉइंट आपको क्या मिला, ई नॉट, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। आई बात समझ। हम लोगों ने क्या कहा कि करंट का एम्पलीट्यूड जो है वो ईएमएफ से छोटा रहेगा। अब एक चीज सुनो और देखो ध्यान से, आपके पास कितना फेज है, कोई फेज डिफरेंस नहीं। इसका मतलब ये हुआ हम जब करंट की एरो लाइन बनाएंगे तो वो इसी के बिल्कुल ऊपर आएगी, बट एरो लाइन थोड़ी सी छोटी। तो देखो कैसे करना है, सेम उसी के साथ बनाई, सेम फेज कितना, ओमेगा टी, सो दैट फेज डिफरेंस कितना बना, जीरो। अब एम्पलीट्यूड बना दो, ये हो गया तुम्हारा किसके लिए, करंट के लिए। अगर आपने करंट की एरो लाइन को थोड़ा बड़ा कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने एरो लाइन बड़ी करी तो करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा, जबकि ज्यादा किसका है, वोल्टेज का। आई बात समझ। तीनों चीजें क्लियर हुई। पहला कि करंट की इक्वेशन क्या है, इट्स सिंपल, आई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा फेज रिलेशन क्या है, हमने देखा दोनों के फेज जो थे वो क्या थे, सेम, तो फेज डिफरेंस कितना, जीरो। तीसरी चीज हमें उनका वेवफॉर्म और उनका फेजर डायग्राम आना चाहिए, वो हमने देख लिया है, हो जाएगा अच्छे से। चौथा और आखिरी पॉइंट आता है रेजिस्टिव सर्किट के लिए, जो कि अपने आप में क्वेश्चन है आपका बेटू। आपको करनी है पावर एसोसिएटेड, पावर एसोसिएटेड with a purely resistive circuit, power associated with a purely resistive circuit। अब देखो यहां वो क्वेश्चन किस तरीके से देता है, या तो आपको सीधा सीधा ये बता देगा कि भाई आप पावर की कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। अदरवाइज वो आपसे क्या कहेगा, शो दैट power dissipation is maximum in resistance। अगर आपको बेटा लास्ट क्लास के टॉपिक्स थोड़े से याद हो, तो हमने ट्रांसिएंट करंट जब पढ़ा तो वहां हमने एक चीज कही, अगर हमने
रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो कराया तो वो एनर्जी को स्टोर नहीं करता, वो क्या कराता है, लॉस, दैट इज डिसिपेशन, वेस्टेज। और अब वो कह रहा है कि भाई प्रूव करो यहां जो पावर लॉस होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। तो ये चौथा और आखिरी पॉइंट है हमारे रेजिस्टिव सर्किट के लिए। आप कैसे करेंगे, देखो आप लोग बताइएगा, अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ द मैकेनिकल पावर, अगर हम पावर को मैकेनिकल टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, पावर इज dw by dt। एंड अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जाएं तो पावर इज रिटन एज VI, और हम लोग यूज करते हैं ईएमएफ, वोल्टेज बाई वी की जगह, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ईएमएफ, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, पावर इक्वल टू EI। अब पावर dw by dt भी है और पावर EI भी है। आपने क्या करा, दोनों को कंपेयर कर लिया, ठीक, सामने ध्यान दो बेटा। जैसे ही आपने दोनों को कंपेयर किया तो आपको क्या मिला, dw by dt इज इक्वल टू हाउ मच, EI। यहां तक तो सिंपल है। आप मुझे बताइए, रेजिस्टिव सर्किट में हमने वोल्टेज देखी और हमने करंट भी देखा, कितना था EMF, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और कितना था करंट, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यही चीज है, हम रिप्लेस कर लेते हैं। हम जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला dw by dt, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना मिला बेटा, E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कोई डाउट, पक्की बात है भाई, श्योर हो। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर तुम अपनी कैलकुलेशन को यहीं छोड़ देते हो, ठीक है, सो dw by dt इज इंस्टेंटेनियस पावर। ये हमारे पास कौन सी पावर पता लगी भाई, दो होंगी, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। तो अभी हमारे पास अगर हम यहीं तक रुक जाएं तो ये कौन सी पावर बन गई, इंस्टेंटेनियस पावर बनी। अब हम बात करेंगे किसकी, एवरेज के लिए। तो सुनिएगा ध्यान से, आप क्या करो, dt को शिफ्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही dt को शिफ्ट करा तो आपके पास क्या बना, dw इज इक्वल टू E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। और अब कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेट किया भाई, ये हो गया आपका dw, जीरो से टोटल वर्क डन, ठीक, और यहां से E नॉट I नॉट बाहर, और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम जीरो टू टी। सोलियाल भाई, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने दो इंटीग्रल्स अलग से लिखे थे, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये कितना था, t/2। तो आपने इस वैल्यू को यहां इस्तेमाल किया, ये कितना हो जाएगा हमारा वर्क डन, टोटल वर्क डन, यहां से कितना हो गया, E नॉट I नॉट एंड t/2। डन है भाई। t को डिनोमिनेटर में लाते हैं, सो w बाई टी इज इक्वल टू, यहां से E नॉट I नॉट, और जो बेटा डिनोमिनेटर में 2 है इसे कर दिया √2 डन है भाई। व्हाट इज E नॉट बाई √2, ERMS, एंड व्हाट इज I नॉट बाई √2, IRMS। तो एंड w बाई t इज गोइंग टू बी व्हाट, एवरेज पावर। So average power is going to be ERMS into एवरेज पावर का एक फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला आप यहीं से
W बाई टी को अगर आप इसे देखें थोड़ा ध्यान से, देखो W बाई टी विल बी व्हाट, एवरेज पावर, एंड दिस एवरेज पावर कैन बी रिटन एज E नॉट आई नॉट बाय, हाँ है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट का मतलब क्या है? ई नॉट का मतलब क्या है बेटा? मैक्सिमम ईएमएफ। आई नॉट का मतलब क्या है? मैक्सिमम करंट। दो मैक्सिमम चीजों का प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम। तो इस पॉइंट से क्या प्रूव हो जाता है? क्या प्रूव हो जाता है? पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम। समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात। अब हम यही फॉर्मूलाज को थोड़ा सा चेंज करके भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे बेटू? देखो कि भाई क्योंकि ई नॉट कैन बी रिटन एज, हम लोग ई नॉट को कितना लिख सकते हैं? आई नॉट आर। इधर देखो, यहां पर आपने ई नॉट की जगह क्या कर दिया? आई नॉट आर। ठीक है, तो ऐसा होने की वजह से एवरेज पावर कैन फर्दर बी रिटन एज व्हाट? आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2। कर सकते हैं नहीं? और अदरवाइज हम जानते हैं आई नॉट कैन बी रिटन एज ई नॉट बाय आर। भाई अगर ई नॉट आई नॉट आर है तो आई नॉट क्या हो सकता है? और अगर आप यहां ले गए आई नॉट की जगह ई नॉट बाय आर, तो आपके पास फिर एवरेज पावर का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, हाँ या ना। तो अगर बात आती है ना पावर की, तो टोटल 5 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक तो यही हो गया इंस्टेंटेनियस, फिर दूसरा ये वाला हो गया आरएमएस की टर्म्स में, तीसरा मैक्सिमम ईएमएफ एंड मैक्सिमम करंट की टर्म्स में, फिर इसके बाद इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम करंट एंड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ। अकॉर्डिंगली हम लोग जो क्वेश्चन का डेटा होगा उसके हिसाब से चले जाएंगे। सो डन विद द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये सारी चीजें रट के नहीं, समझ के कि करंट का इक्वेशन क्या है, फेस रिलेशन क्या है, वेव फॉर्म कैसा बन रहा था वहां पर, उस वेव फॉर्म ने क्या सिग्निफाई करा वहां पर। ठीक है, फेजर डायग्राम में आपके पास ईएमएफ और करंट किसको आगे किसको पीछे, एरो बड़ा किसका रखना है छोटा किसका रखना है, फेस कितना बनाना है। ठीक, फिर इंस्टेंटेनियस पावर कहां तक है, एवरेज पावर के कितने रिलेशंस हैं, अगर वो ईएमएफ और करंट की टर्म्स में तो क्या रहेगा, आरएमएस की टर्म्स में तो क्या रहेगा, सिर्फ करंट की टर्म्स में तो क्या रहेगा, सिर्फ ईएमएफ की टर्म्स में तो क्या रहेगा। ये सारी चीजें कलेक्टिवली आपका कौन सा सर्किट खत्म करती है? प्योरली रेजिस्टिव। हो जाएगा सबका? पक्की बात। चले आगे। अब अगला कंसेप्ट थोड़ा सा नोटोरियस है, ठीक, चीजें काफी ज्यादा आ जाएंगी वहां पे, ध्यान से समझेंगे। अभी आप लोगों ने जो रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा, इसमें टोटल कितनी चीजें? 4। बट अब हमारे पास 5वां भी एड ऑन होगा यहां पे, समझेंगे क्या चीज है। सो नाउ वी हैव अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक, अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ? जैसे पिछला सर्किट सिर्फ और सिर्फ कौन था? रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के अलावा वहां कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं थी, तो अब कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है वहां पर। ठीक, तो ये रहा बेटा हमारे पास हमारा एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये एक एयर कूल्ड कॉइल, दैट इज योर इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस है L, और ये आप लोगों ने एसी वोल्टेज उसको दे दी है कितनी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। जब आप लोगों ने इंडक्टर को एसी वोल्टेज दिया बेटा, तो अब यहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट का कौन सा करंट फ्लो करेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता करनी है?
कितना ऑल्टरनेटिंग करंट है वहां पर, उसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहली चीज, इक्वेशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। ठीक, अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज एन इंडक्टर, तो आपका जवाब क्या होगा? इंडक्टर क्या होता है? एयर कोर कॉइल को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटू? इंडक्टर कहते हैं। जो एयर कोर कॉइल है उसी को क्या कहा जाता है? इंडक्टर कहा जाता है। ध्यान रहेगा। चलो, अब आते हैं इक्वेशंस ऑफ करंट पर। बाबू यहां पर दो इक्वेशंस है। ठीक है, पहली इक्वेशन I इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल एंड कॉस ओमेगा टी, जिसमें कि ये जो ई नॉट बाय ओमेगा एल है, दिस इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। ये वो करंट है, ये वो मैक्सिमम करंट है जो कहां से फ्लो कर रहा होगा? इंडक्टर से। मतलब इसकी जगह पर मैक्सिमम करंट का मतलब क्या होता था बेटा? आई नॉट। तो इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं? आई नॉट। सो वी कैन से आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इस तरह से। आई बात समझ? ठीक। सो मैं अपनी इक्वेशन को अगर लिखना चाहूं तो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, दिस वे। ध्यान रहेगा। और इस इक्वेशन को हम केवल दो ही जगहों पर इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ दो जगहों पर। पहला, अभी हम लोग बनाएंगे उसका वेवफॉर्म, तो वेवफॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। और दूसरा, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पावर की, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, तो वहां पर। इसके अलावा इस इक्वेशन का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ध्यान रखना है, जो पहली इक्वेशन हमने यहां पर लिखी, दैट आई इज इक्वल टू कितना? आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जिसमें आई नॉट का वैल्यू क्या होता है? ई नॉट बाय ओमेगा एल। अभी ये रटने वाला पॉइंट हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, ये चीज कहां से है, तो वो हम अभी करेंगे, सीखेंगे उसको। ठीक है, तो फिलहाल तो ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा यार ये तो रट रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, सो पहली इक्वेशन ये होगी, और इस्तेमाल बता दिया आपको कहां कहां पर है, दो जगहों पर। पहला क्या बनाने में? वेवफॉर्म, और दूसरा कहां पे? कैलकुलेशन ऑफ पावर में। ठीक, नाउ द सेकंड वन इज I इज इक्वल टू आई नॉट। और यहां पर बेटा एक चीज हमने मिस कर दी है, दिस I इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये नेगेटिव में चलता है। ठीक है, एंड I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू जो आती है वो क्या आती है? नेगेटिव आती है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक, अब अगली इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो क्या होती है बेटा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ठीक है, सो दो इक्वेशंस रहेंगी आपके पास, एंड अगेन आई नॉट का वैल्यू क्या होता है वहां पे? ई नॉट बाय ओमेगा एल। इस तरीके से इस इक्वेशन को सिर्फ दो ही जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा। पहला, फेस रिलेशन को समझने में, और फिर उसके बाद फेजर डायग्राम को बनाने। ध्यान रहेगी पॉइंट्स? श्योर, एक बार फटाफट से रिव्यू करना है। पहली चीज, इक्वेशन जो करंट की है वो दो हैं। पहली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस है, दूसरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन है। इन टर्म्स ऑफ कॉस जो इक्वेशन है वो क्या है? माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इन टर्म्स ऑफ साइन है जो वो क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ठीक है, और दोनों ही इक्वेशंस में जो आई नॉट है, जो मैक्सिमम करंट है इंडक्टर के थ्रू, वो कितना है? ई नॉट बाय ओमेगा एल। डन है। जो कॉस वाली इक्वेशन है, दो जगहों पर, पहला वेवफॉर्म, दूसरा पावर का कैलकुलेशन।
और जो साइन वाली इक्वेशन है वो भी दो जगहों पर, पहला फेस रिलेशन और फिर उसी से हम क्या बना लेंगे, फेजर डायग्राम। इतना मामला सॉर्टेड है, पक्का, पहली चीज क्लियर। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या मूव ऑन करना है बेटू, ऑल अबाउट फेस रिलेशन। क्या समझना है अब हमें, फेस रिलेशन समझना है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, आपकी ईएमएफ की इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन कौन है, साइन, बट फेस कौन है, ओमेगा टी, ठीक है। एंड नाउ यहां पर देखो, अगर तुम यहां से जाते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन अलग अलग है तो कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए हार्मोनिक फंक्शन कौन सा, सेम होना चाहिए, तो यहां से कंपेरिजन जाएगा, यहां से नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहां पर हार्मोनिक फंक्शन सेम, एंड व्हाट इज द फेस, पहले जब हम रेजिस्टेंस का कर रहे थे तो सेम था, अब सेम, तो फेज डिफरेंस जीरो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, हाँ या ना। तो बाबू फेस रिलेशन में हमें समझ आया कि फेस डिफरेंस इज 90, और वो 90 भी कैसे है समझो, करंट की इक्वेशन में माइनस हो रहा है ना, अगर तुम करंट की इक्वेशन में फेस देख रहे हो तो ईएमएफ का जो फेस है ओमेगा टी, उस ओमेगा टी में से 90 क्या हो रहा है, माइनस। इसका मतलब जो करंट है वो साथ में नहीं चल रहा, वो आगे नहीं चल रहा, वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो इसका मतलब यहां जो ये 90 हमने लिखा, इसका मतलब क्या है कि करंट विल लैग बिहाइंड द ईएमएफ by a phase angle of कितना, 90। आई बात समझ, दो पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट करंट का बेसिक इक्वेशन और दूसरा पॉइंट फेस रिलेशन। बढ़े आगे, नाउ अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है बेटू, हम लोग कोशिश करेंगे क्या बनाने की, वेव फॉर्म। अब वेव फॉर्म बनाने का तरीका भी हम तुमने पहले देखा था हमने, भाई दो एम्पलीट्यूड बना लेंगे बेटा, यहां पर छोटा एम्पलीट्यूड किसका रहेगा बेटा, बेटा गूंगे हो गए हो, करंट का, और बड़ा एम्पलीट्यूड किसका रहेगा, सो यहां पे मेंशन कर लेते हैं कि इधर रहने वाला है एम्पलीट्यूड, फेस 0, 180, 360, 90 एंड 270, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटू, ईएमएफ कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, साइन, तो ईएमएफ बड़ा एम्पलीट्यूड, और कौन सा कर्व बनाओगे, साइन कर्व बनाओ, इस तरीके से चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है किसकी बेटू, करंट। कहा था ना कि फेस, सॉरी, वेव फॉर्म आप यहां से देखेंगे, करंट किसे फॉलो कर रहा है, माइनस कॉस, किसको कर रहा है देखो ध्यान से, तो इसका मतलब अब किसका ग्राफ बनाओगे, नेगेटिव कॉस, तो पॉजिटिव कॉस ऐसे ऊपर से आता है तो नेगेटिव इसका रिवर्सल बना देंगे, तो नीचे से बनाना है, और छोटा एम्पलीट्यूड, तो ये करो, देखो पॉइंट कौन कौन से, इनको बना दो पहले, ये वाले कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, अब आपने इसको ड्रॉ करना है, सो ये हो गया आपका नेगेटिव कॉस का ग्राफ, वो भी किसके लिए, करंट के लिए। तो अभी हम लोगों ने जो वेव फॉर्म बनाया, इसमें करंट इज व्हाट, माइनस आई नॉट
cos ओमेगा टी एंड हमारा ईएमएफ कितना बेटू, E इज इक्वल टू ई नॉट एंड साइन ओमेगा टी। हो जाएगा, यहां तक क्लियर है सब कुछ, पक्का। फिर अगला हमें क्या बनाना है बेटू, वी नीड टू प्लॉट द फेजर डायग्राम, और इसी को क्या नाम दिया था हमने, रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाना है बेटू, यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम हो गया, हमें शिफ्ट कर लेते हैं इसको। यहां रहेगा फेस एम्पलीट्यूड। अब आप पहले ये बताइए, स्टैंडर्ड कौन, करंट या ईएमएफ? ईएमएफ, तो ईएमएफ वाला बना देंगे पहले हम लोग। और ईएमएफ की जो एरो लाइन है वो क्या रखनी है, बड़ी रखनी है। कितना फेज है बेटू, ओमेगा टी। तो ये कौन हो गया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली इक्वेशन एज इट इज हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, और यहां से हम लोगों ने ये बना दिया बेटू एम्पलीट्यूड। ठीक है भाई, अब बनाना है करंट। तो ध्यान से देखो, करंट में हमने क्या कहा, 90 डिग्री पीछे। ठीक है, एक पेन दिखा बेटा, देखो ये हमारा क्या था, ईएमएफ। जब करंट साथ में था तो हमने पैरेलल रखा, हाँ है ना। और अब हमारा जो करंट है वो जा रहा है पीछे, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, ऐसे नीचे आ जाएंगे, नहीं आई बात समझ। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये रहा हमारा ईएमएफ और करंट यहां से 90 डिग्री, तो एरो लाइन छोटी रखनी है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एंगल यहां से ऐसे, कितने डिग्री, 90। सो दिस इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड माइनस पाई बाई टू। और आपने इसे ज्वाइन करा तो यहां ये कौन होगा, I नॉट। क्लियर हुई बात, पक्का। टोटल हमें कितनी चीजें बनानी है, 5। अभी हमने 3 देखी हैं, फटाफट से रिव्यू करो, ध्यान से सुनो और दिमाग में बैठाओ। पहली इक्वेशन ऑफ करंट कितनी है, 2। ठीक है, सामने मैच करते चलना। पहली इक्वेशन क्या है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जिसमें कि आई नॉट क्या है आपका, ई नॉट बाय ओमेगा एल, दैट इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू योर इंडक्टर। ठीक है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल 2 जगह होगा, पहला वेवफॉर्म बनाने में, दूसरा पावर की कैलकुलेशन में, अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन जो है वो साइन की टर्म्स में, एंड इट इज व्हाट, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इस इक्वेशन को हम कहां यूज करेंगे, फेस रिलेशन देखने में और फेजर डायग्राम बनाने में। करंट वाला मामला सॉर्ट आउट हो गया हमारा। फिर दूसरा हमें देखना था फेस रिलेशन। फेस रिलेशन में हमने क्या देखा कि ईएमएफ का फेस कितना, ओमेगा टी, बट करंट का फेस कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। सेम तो नहीं है, डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 90 का। वो भी किस तरीके से कि करंट वाले फेस में माइनस पाई बाय टू जा रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। डन है। तीसरा पॉइंट हमने क्या बनाया, वेवफॉर्म एंड फेजर। वेवफॉर्म बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे, विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड ईएमएफ के लिए साइन कर, एंड विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड करंट के लिए नेगेटिव कॉस कर, वो बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, एंड देन द फेजर। अब फेजर में क्या ध्यान रखेंगे, भाई करंट 90 डिग्री पीछे है, तो जो ईएमएफ का एरो लाइन था करंट को उससे 90 डिग्री नीचे ले जाना है, पीछे कर देना उसको। हो जाएगा पूरा, पक्का। नाउ 3 चीजें हम लोगों ने करी, अब आते हैं चौथी चीज पर, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ पावर। So power associated with an inductive circuit
अब देखो बेटा, यहां पर वो फर्दर आपसे क्वेश्चन फॉर्म में क्या कह सकता है, जैसे रेजिस्टेंस में क्या बोला उसने कि हमें क्या प्रूव करना है कि जो पावर डिसिपेशन है वो क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या होता है, वी हैव नो पावर लॉस। वो बोलेगा कि प्रूव कीजिए कि अगर हमने एक इंडक्टर के अगेंस्ट एसी वोल्टेज दी है, उस एसी वोल्टेज से जो करंट फ्लो करेगा वो वहां किसी तरह का कोई पावर लॉस नहीं कराएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब देखिए जरा कैसे करना है भाई, सेम प्रोसेस करने हैं। अगर आप बात कर रहे हो पावर की तो दो पहलू हैं, मैकेनिकल पहलू और इलेक्ट्रिकल। भाई व्हाट इज मैकेनिकल? dw by dt एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल? ei। देखो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, अगर आपने पिछली चीजों को रिवाइज करा हो जो कि जरूरी है और तुम करते नहीं, हमने जो एसी वोल्टेज बनाई थी वो एक अरेंजमेंट, एक हमने सिस्टमैटिक पूरा डायग्राम स्टडी करा था एसी जनरेटर, हाँ या ना? एसी जनरेटर ने किस तरह की वोल्टेज बनाई थी? एसी वोल्टेज, हाँ या ना? एसी जनरेटर की डेफिनेशन क्या थी? which converts mechanical energy into electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में? एसी वोल्टेज। मतलब जो चीजें बन रही हैं वो मैकेनिकल से कहां जा रही हैं? इलेक्ट्रिकल। दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग द मैकेनिकल एंड। रटने वाला पॉइंट नहीं है, अगर चीजों को समझ के पढ़ोगे तो आप हर एक कड़ी को कनेक्ट कर पाओगे वहां पे, समझे? और रट के चलोगे तो वो कहीं ना कहीं क्या भाई, हर पॉइंट पे कंफ्यूजन देगा। देखो तो भाई आपके पास ये चीज और ये चीज दोनों को कंपेयर करा तो बेटू आपको क्या मिल गया? dw बाई dt बराबर कितना? ei। हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ईएमएफ हमने कितना यूज किया बेटू? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और सुनो, अभी इस चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, दैट इज ऑल अबाउट एलसीआर सर्किट। जब तीनों साथ में होंगे और तीनों जब साथ में, वो पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमारे पास, न्यूमेरिकल आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकता है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका डेरिवेशन आ सकता है। और वो हमें तभी समझ आएगा जब हमने तीनों को इंडिविजुअली अच्छे से पढ़ा हो। तो जैसे अभी हमने पूरा का पूरा रेजिस्टेंस वाला देखा, अभी हम पूरा का पूरा इंडक्टर देख रहे हैं, फिर एज इट इज हमें क्या देखना है? कैपेसिटर। तो जब तक आप इनको इंडिविजुअली क्लियर नहीं करोगे तब तक वो कॉम्बिनेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से, श्योर है बेटा, लेजीनेस नहीं। तो ईएमएफ कितना हमारा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड व्हाट अबाउट द करंट? आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, हाँ या ना? क्लियर है? अगर दोनों को रिप्लेस कर लिया, दोनों को रिप्लेस कर लिया तो देखो ध्यान से, आपके पास क्या मिला? डी डब्ल्यू बाई डी टी इज माइनस ऑफ ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने इस हिस्से पे, तो यही चीज आएगी ना, हाँ या ना? अब क्या करो, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय 2। इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। आपने जैसे ही ऐसा किया तो ध्यान से देखना बेटा, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये डिवाइड कर दिया। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बना 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड कैन बी रिटन एज व्हाट? साइन 2 ओमेगा टी, हाँ या ना? अगर अपन लोग अपने कैलकुलेशन को इधर ही छोड़ दें, अगर इसी पॉइंट पे छोड़ देंगे ना, तो ये हमें क्या मिल गई बेटा? ये मिल गई इंस्टेंटेनियस पावर। आई बात समझ? क्लियर है? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। सो देखो क्या होगा हमारे पास, डी डब्ल्यू इज माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2, और यहां से कितना हो गया? साइन 2 ओमेगा टी डी टी। भाई जो ये डी टी था ना, हमने इसको शिफ्ट कर लिया।
और अब कर देते हैं दोनों ही तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, सो ये बना हमारे पास कितना, dw, 0 टू टोटल वर्क डन, यहां से माइनस ई नोट आई नोट बाई 2 बाहर, और ये कितना, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, एंड फ्रॉम 0 टू टी। एंड यू मस्ट रिमेंबर, जैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी था कितना, टी बाई 2, तो बेटा ये कितना, दिस इज 0, ये 0 था। ठीक है, अब सोचो अगर ये 0 थे, पूरा प्रोडक्ट ही कितना हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वर्क डन कितना हो गया, क्योंकि एवरेज पावर इज वर्क डन बाय टाइम एंड वर्क डन इज 0, सो देयर इज नो पावर लॉस, कोई पावर लॉस नहीं होगा। आई बात समझ, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो जाएगा ना प्रॉपरली, पक्का। अब जरा सोचिए ध्यान से, सर्किट में जो करंट फ्लो करा, ठीक है, उस करंट ने पावर लॉस नहीं होने दिया, पावर लॉस कितना बनाया, 0, सो दैट करंट जिसकी वजह से पावर लॉस 0 हो रहा है इज नोन एज व्हाट, उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, वॉटलेस करंट। जिस करंट की वजह से पावर लॉस कितना, 0, करंट 0 नहीं हुआ, उस करंट ने पावर कितना बनाया, 0 बनाई। ठीक, सो दैट करंट इज नोन एज वॉटलेस करंट। एंड फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई। साइन फाई का कैलकुलेशन जब हम एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, वहां एक इंपीडेंस ट्राइंगल मिलेगा, वहां से सीखा जाएगा। तो ध्यान रखना है वॉटलेस करंट क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, ये समझ आया। तो हमने 4 चीजें कर ली, पहला इक्वेशन ऑफ करंट कर लिया, दूसरा हमने फेस रिलेशन कर लिया, तीसरा हम लोगों ने वेव फॉर्म एंड फेजर डायग्राम पढ़ लिया, चौथा हम लोगों ने पावर पढ़ ली, और अब आती है पांचवी और सबसे बेहतरीन चीज बेटा यहां पर, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है भाई, जैसे मान लो मैंने कहा ये कंडक्टर है, तो हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करे, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज व्हाट, रेजिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारा जो इंडक्टर है वो भी करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो काम वही कर रहा है जो रेजिस्टेंस का है, करंट को अपोज करना, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, रेजिस्टेंस। बस यहां हम रेजिस्टेंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, यहां जो अपोजिशन है उसे हम रेजिस्टेंस नहीं, उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। ये ध्यान रखना है, अगर आपने इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो 0 मार्क्स हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो जब हम इसे डिफाइन करेंगे ना, तब भी हम क्या लिखेंगे, इट इज सिंपली opposition offered by an inductor to the flow of current। ठीक, इसका बिहेवियर एसी के लिए अलग रहेगा, डीसी के लिए अलग रहेगा, वो सीखेंगे अभी हम यहाँ पे। तो क्या चीज है ये समझ आई भाई, सिंपल, जैसे कंडक्टर है और कंडक्टर करंट को क्या करता है, अपोज, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। एज इट इज इंडक्टर भी क्या करता है, करंट को अपोज, बट उस अपोजिशन को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्सएल से। ध्यान रखिए चीज। अब कैसे फॉर्मूला बनेगा सीखो ध्यान से। आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को किसके बराबर लिखा बेटू, करंट इनटू
द अपोजिशन ऑफर, आप लिखते थे ना V इक्वल टू आई आर, पर हमने शुरुआत में ही कहा हम रेजिस्टेंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो टेक्निकली हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू अपोजिशन ऑफर, हाँ या ना। सो थोड़ा तरीके से E नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, इंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो अब जो अपोजिशन देगा वो कौन देगा, इंडक्टर देगा, एंड व्हाट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर, एक्सएल, हाँ या ना। सो व्हाट विल बी दिस आई नॉट, ई नॉट बाय एक्सएल, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसे फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अभी आपको अगर याद हो इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक, तो हमारे पास कितना था बेटा, आई नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, हाँ या ना, देखो चेक करो, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर दैट इज आई नॉट, कितना, ई नॉट बाय ओमेगा एल, ठीक। और इसी को हमने इस्तेमाल किया बेटू यहां पर और कंपेयर कर लिया, देखो ध्यान से, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप जैसे ही कंपेयर करते हो, देखो करंट, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सएल किसके बराबर आया, ओमेगा एल, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, इट इज ओमेगा एल, एक तो ये हो गया, बट फर्दर हम जानते हैं व्हाट इज ओमेगा, इट इज 2 पाई न्यू, ठीक, और कई जगहों पर बेटा ऐसे भी मिलता है 2 पाई एफ, तो सेम चीज है, ठीक। अगर आप रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास एक्सएल जो है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई न्यू एल, तो ये हो जाता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, आई बात समझ। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, बट रिएक्टेंस, देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है नहीं कर रही, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे हमेशा डिपेंड करती है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से, श्योर। अब आप लोग ये देखो एक्सएल और फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी कर रहे हैं, डायरेक्टली अगर देखा जाए तो एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो छोटा सा ग्राफ बना देंगे, यहां रहेगा एक्सएल ओम्स में, यहां फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और कैसे वेरी कर रहे हैं दोनों, डायरेक्टली इस तरीके से, ध्यान रहेगा पक्का। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटू, आप बात करते हैं डीसी वोल्टेज को लेकर के, और डीसी वोल्टेज, व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी इन द स्टेडी स्टेट, जब हम प्रॉपर स्टेडी स्टेट लेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, विच इंप्लाइज हमारा इंडक्टर इज बिहेविंग एज अ प्योर
कंडक्टर। कि जो हमारा इंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्योर कंडक्टर की तरह। हो जाएगा। तो बेटा ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपने कौन से सर्किट के लिए, प्योरली इंडक्टिव। दो सर्किट पूरे अच्छे से क्लियर, एक रेजिस्टिव सर्किट और दूसरा इंडक्टिव सर्किट। हो जाएगा अच्छे से। आज यहां तक रखना है आप लोगों को, ठीक है, डन। अगली क्लास में कैपेसिटर एंड एलसीआर, ये दो चीजें कवर अप करेंगे। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट में बेटा।